Hello everybody and a very warm welcome to Supporting Learners. I hope all of you are doing really great. So in this video we are going to cover part 7 of the chapter Principles of Inheritance and Variation, and today's topic is concept of dominance. Before starting the video, I would remind you to subscribe to the channel and also hit the bell icon to receive a notification for every new video. So start करते हैं आज की वीडियो को with explanation of the concept of dominance. And in this we are going to discuss what exactly is dominance and why some alleles are dominant and others are recessive. So ये टॉपिक जो है आपको एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे एक पैराग्राफ है, वहां पर मिल जाएगा. और एनसीईआरटी में हमेशा कहती हूँ एनसीईआरटी एक रहस्यमयी बुक है. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लाइंस हैं जिनका बहुत डीप मीनिंग है और बहुत एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वहां पर. बट एनसीईआरटी में या तो वो एक्सप्लेनेशन आपकी 11th क्लास की बुक में दी होती है या फिर वो एक्सप्लेनेशन आपको आपके बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में वो डिटेल मिलती है. सो एनसीईआरटी एक पजल है और बच्चे क्या करते हैं, इन लाइंस को यूजुअली या तो इग्नोर कर देते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द 11th क्लास बुक, या फिर वो उनको मगअप कर लेते हैं. सो यहाँ पर इन वीडियोस में मैं ट्राई करती हूँ कि एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक ही वीडियो में लाया जाए. तो हो सकता है कि आपको लगे कि इतने छोटे से टॉपिक के लिए इतना लंबा वीडियो है, बट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, राइट. और इस टॉपिक में भी कुछ ऐसा ही है कि बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगी विच आर डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स एंड एलेल्स. सो डीएनए आपको पता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल. डीएनए आपको आपकी बॉडी के हर सेल में मिलेगा. We are not talking about the exceptions here, but more or less you can find DNA in each cell of your body. अब अगर आप माइक्रोस्कोप में एक सेल को देखते हो तो सेल के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा which is called the nucleus, and inside that nucleus you will find a structure called DNA. So DNA is present inside the nucleus of the cell. और ये डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है. डीएनए के पास वो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक यूनिक इंडिविजुअल बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका आई कलर कैसा होगा, आपका हेयर कलर कैसा होगा, आपकी हाइट कैसे होगी, स्किन कलर कैसा होगा, ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपके डीएनए के पास है, राइट. अब अगर आप डीएनए को एक न्यूक्लियस में देखोगे तो डीएनए कैसा दिखता है? डीएनए एक उलझे हुए धागे की तरह दिखता है, ठीक है. इस तरीके से पूरा एक उलझा हुआ धागा है, जैसे कि आप समझ लो एक ऊन का गोला, एक बॉल ऑफ वूल की तरह जो है वो आपको डीएनए सेल में देखने को मिलेगा. जब आप नॉर्मली माइक्रोस्कोप में डीएनए को देखोगे सो एक उलझे हुए धागे की तरह आपको डीएनए देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर. बट एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन आपको पता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 सेल्स, है ना. एंड ये जो डीएनए है ये भी दोनों सेल्स को इक्वली डिवाइड होता है. क्यों? क्योंकि भाई डीएनए के पास सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन दोनों सेल्स को पहुंचनी चाहिए और इक्वली पहुंचनी चाहिए. ये कुछ इसी तरीके से है जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है. उस क्वेश्चन पेपर में सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं. तो आपके टीचर ने ये जो क्वेश्चन पेपर सेट करा है ये आपके क्लास के जितने भी 30-40 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंचता है. कैसे? क्या आपकी टीचर ऐसा करती है कि उस क्वेश्चन पेपर के 30-40 पीसेस करके हर पीस जो है वो हर स्टूडेंट को दे दिया? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. उस क्वेश्चन पेपर की करवाई जाती है फोटो कॉपी और एक कॉपी हर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट. ऐसा ही होता है. तो सेल में भी कुछ ऐसा ही होता है. सेल भी जो है इस डीएनए की एक और कॉपी बनाता है, एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाता है, और एक कॉपी चली जाती है एक सेल को और दूसरी कॉपी चली जाती है दूसरे सेल को,
राइट नाउ अब आप कहोगे कि मैम डीएनए तो एक इतना उलझा हुआ सा धागा है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैं आपको एक ऊन का गोला दे दूं, बॉल ऑफ वूल दे दूं, तो आपको बोलूं कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इतना उलझा हुआ धागा आप कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, राइट? सो आप क्या करोगे, पहले उस धागे को खोलोगे, ओपन करोगे। सो सेल भी कुछ ऐसा ही करता है। सेल भी जो है अपना डीएनए को अरेंज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। दीज क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड्स के फॉर्म में अरेंज कर लेता है अपना डीएनए, और इन थ्रेड्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सो यहां पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कुछ नहीं है, क्रोमोसोम्स पैकेज्ड फॉर्म है डीएनए का, राइट? एक कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए की, और ये क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही देखने को मिलेंगे, और एग्जैक्टली किस स्टेज पे देखने को मिलेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये आप 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हो। नाउ टॉकिंग अबाउट जीन्स, तो जीन्स क्या है? जीन्स आर द सेक्शंस और द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए जैसे कि मैंने बताया कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड के कुछ कुछ जो सेक्शंस है, कुछ कुछ सेगमेंट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं जीन्स। सो जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, and these genes are located on the chromosome. Genes located होती हैं क्रोमोसोम पर, right? ये जो बैंड्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के on the chromosomes, these are nothing but genes, right? अब अगर हम एलील की बात करें तो एलील जो है वो ऑल्टरनेट फॉर्म है जीन के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में एक जीन है फॉर आई कलर, सो आई कलर कैन बी ब्राउन, इट कैन बी ब्लू ऑल्सो, राइट? सो आई कलर एक जीन है, और ब्राउन और ब्लू ये क्या है, उसके ऑल्टरनेट फॉर्म्स है, राइट? तो ब्राउन और ब्लू क्या हो गए, ये हो गए एलील्स। और आपको पता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में एक जीन के दो कॉपीज होते हैं, यानी कि दो एलील्स होते हैं। वन एलील कम्स फ्रॉम द फादर एंड द अदर एलील कम्स फ्रॉम द मदर इन द डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट डज अ जीन डू? जीन काम क्या करती है? जीन जैसे कि मैंने बताया एक सेक्शन ऑफ डीएनए है विच इज कैरिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। जीन के पास वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे कि एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम कहते हैं प्रोटीन, राइट? तो जीन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ प्रोटीन, और प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बॉडी को ग्रो करवाने में। आपकी बॉडी में जो अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं वो प्रोटीन के हेल्प से हो रहे हैं, ठीक है? आपका जो आई कलर है, ब्लड टाइप है, हाइट है, इन सब के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम कुछ इस डायग्राम से समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि डीएनए जो है, डीएनए के कुछ सेगमेंट्स को हम कहते हैं जीन। तो डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम इसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी आप इतना समझ लो दैट डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए and RNA gets converted into protein by the process of a translation, right? So RNA gets translated into protein. So and this protein is responsible for a phenotype. तो आप इसको ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में एक जीन है, जीन फॉर आई कलर। आई कलर की एक जीन है, तो आई कलर की जीन जो है बेसिकली प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और वो प्रोटीन क्या होगा, एक पिगमेंट होगा। वो पिगमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा आई कलर के लिए। सो ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है प्रोटीन बनाने का वो किसके पास है, वो हमारे जीन के पास है, ठीक है? अब ये प्रोटीन जो है, दीज आर समटाइम्स एंजाइम्स ऑल्सो, ठीक है? एंजाइम के बारे में आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में। एंजाइम इज नथिंग बट अ प्रोटीन, ठीक है? और एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? एंजाइम जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उन रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम होता है एंजाइम का।
एंजाइम बेसिकली कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और वहां से बनता है एक प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्लांट्स में भी अगर हम एक एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर का, ये फ्लावर कलर आपको दिख रहा है, पर्पल कलर का फ्लावर है ये। अब प्लांट में भी एक जीन होगी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर। सो देयर इज अ जीन फॉर फ्लावर कलर। अब ये जीन रिस्पॉन्सिबल होगी एक प्रोटीन बनाने के लिए। दिस प्रोटीन विल बी फंक्शनिंग एज एन एंजाइम। ये प्रोटीन क्या करेगा, ये एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है। वो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा एक पिगमेंट के सिंथेसिस में, एक पिगमेंट बनाने में। ठीक है, और वो पिगमेंट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दी फ्लावर कलर। ठीक है, तो अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो वो पिगमेंट भी सिंथेसाइज नहीं होगा, और पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं होगा तो आपको फिनोटाइप भी देखने को नहीं मिलेगा। राइट, सो ये एंजाइम का प्रॉपरली बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, और ये सारे जो एंजाइम बनाने के इंस्ट्रक्शन है ये किसके पास है, ये हमारी जीन के पास है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अभी मैंने आपको बताया कि जीन के पास वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। अब ये भी हमने डिस्कस करा कि जीन के दो एलीलिक फॉर्म्स होते हैं, है ना, यानी कि दो एलील्स होते हैं। ये एलील्स हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसे हमने बात करी कैपिटल टी स्मॉल टी की। राइट, सो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कि एक एलील जो है वो कैपिटल टी है और दूसरा एलील जो है वो स्मॉल टी है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे एक कॉन्सेप्ट मैप से। मैं आपको ये मैप पूरा बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो एलील्स होते हैं। ठीक है, सो वन एलील इज द नॉर्मल एलील एंड द अदर एलील इज द मॉडिफाइड एलील। देखो नेचर में क्या होता है, जो एलील शुरू में एग्जिस्ट करता है वो होता है नॉर्मल एलील। ओके, बट ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल कंडीशंस और अदर फैक्टर्स ये जो नॉर्मल एलील है ये मॉडिफाई हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन होती है यहाँ पर, या कुछ चेंज होता है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन, या ये इसके बारे में भी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। कुछ ना कुछ चेंज होता है उस एलील में जिससे कि वो बन जाता है मॉडिफाइड एलील। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा कैपिटल टी है। ठीक है, कैपिटल टी एक एलील है, वो नॉर्मल एलील था जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, उस कैपिटल टी जो नॉर्मल एलील है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई जिससे कि अब वो मॉडिफाई हो गया और बन गया स्मॉल टी। So capital T is the normal or the unmodified allele and small t is the modified allele. This modification happens due to some environmental changes of which most commonly they are mutations. Right. अब ये जो normal allele होगा ये बनाएगा normal enzyme. Normal enzyme का काम क्या होगा, वो एक substrate को convert करेगा एक product में। ठीक है, एंड दिस प्रोडक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। कुछ एक फिनोटाइप हमारे पास आएगा। तो नॉर्मल जो एलील है दैट विल सिंथेसाइज अ नॉर्मल एंजाइम व्हिच विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट व्हिच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। बट इफ वी कम टू द मॉडिफाइड एलील, तो मॉडिफाइड एलील के केस में तीन केसेस हो सकते हैं। या तो वो नॉर्मल एंजाइम बना देगा, केस वन, जिसमें कि नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनता है। सेकंड केस हो सकता है कि एंजाइम तो बना बट वो नॉन फंक्शनल है, और थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि कोई भी एंजाइम ना बने। सो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें जहां पर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा है, वहां पर क्या होगा, सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि मॉडिफिकेशन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंजाइम नॉर्मल ही बना या फिर लेस एफिशिएंट बना, बट उसने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, और वही सेम फिनोटाइप आएगा इन दोनों केसेस में। ठीक है, बट
सेकेंड केस में और थर्ड केस में, सेकेंड केस में एंजाइम तो बना बट वो किसी काम का नहीं है, और थर्ड केस में एंजाइम बना ही नहीं, तो यहां पर क्या होगा, सबस्ट्रेट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट नहीं बनने की वजह से फिनोटाइप जो है दैट मे बी अफेक्टेड। तो कुछ डिफरेंट फिनोटाइप हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, सो एनसीईआरटी हमसे यही कह रही है कि ये एलील्स जो होते हैं दे नीड नॉट बी ऑलवेज आइडेंटिकल। जैसे कि हेट्रोजाइगस के केस में एक एलील जो है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो मॉडिफाइड हो गया है स्मॉल टी में, सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट एलील, स्मॉल टी इज मॉडिफाइड एलील, एंड बिकॉज इट हैज अंडरगॉन सम मॉडिफिकेशन, सम चेंज, सो स्मॉल टी इज द मॉडिफाइड एलील। तो अब ये जो नॉर्मल एलील है ये हमने देखा कि एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। बट जो हमारा मॉडिफाइड एलील होगा उस केस में तीन केस हो सकते हैं, या तो वो एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, या फिर एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, या फिर कोई एंजाइम बनाएगा ही नहीं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जो मॉडिफाइड एलील होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अ मॉडिफाइड एलील, राइट, and substrate will be converted into a product. But second केस में क्या है, जिसमें नॉन फंक्शनल एंजाइम बना है, उसमें फिनोटाइप जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, और फिनोटाइप किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। ठीक है, और जो अनमॉडिफाइड, ठीक है, तो यहां पर ये जो जिस केस में नॉन फंक्शनल एंजाइम हमारा बना है उसमें क्या है कि जो फिनोटाइप होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द अनमॉडिफाइड एलील। तो अनमॉडिफाइड एलील जो होगा दैट विल बी द फंक्शनिंग एलील। ठीक है, अनमॉडिफाइड एलील हमारा डोमिनेंट एलील होगा, दिस विल बी द डोमिनेंट एलील, और अनमॉडिफाइड एलील जो होगा दैट विल बी द रिसेसिव एलील। और हमें पता है कि जो फिनोटाइप है वो डिपेंडेंट होता है डोमिनेंट एलील पे, सो द फिनोटाइप विल बी डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल और द अनमॉडिफाइड एलील। ओके, सो the unmodified allele is the functioning allele that represents the original phenotype. So dominant allele जो है उसी पे डिपेंड होगा हमारा phenotype. Okay, and recessive allele पे phenotype डिपेंडेंट नहीं होगा, so this is the non-function, तो वो एक non-functional एंजाइम बनाएगा या फिर कोई एंजाइम नहीं बनाएगा. Okay, और कोई और phenotype हमें देखने को मिलेगा. So that was all about this concept of dominance. Thank you for watching the video, and I will see you in the next video. Till then, if you like the video, if you were able to understand it, please like and share with your friends and subscribe to Supporting Learners.